अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे HPL PSL एडिशन 8 की स्पेशल ट्रांसमिशन में। और जनाब PSL के एक्साइटिंग मैचेस देखने को मिले गुज़िश्ता 2 दिनों में। और यानी कि जो वक्फे के बाद खेल शुरू हुआ, लाहौर में जो मैच खेला गया जिसके हवाले से कल प्रोग्राम में मुख्तसर गुफ्तगू हो सकी क्योंकि प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद हमारे मैच का आगाज़ हुआ। बड़ा शानदार मैच देखने को मिला, बड़ा हाई स्कोरिंग गेम और अब तक का सबसे बड़ा स्कोर लाहौर कलंदर्स की टीम ने बोर्ड के ऊपर सेट किया और टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया लाहौर कलंदर ने, और जो कि उनके हक में नज़र आया। बिल्कुल उन्होंने बहुत बड़ा स्कोर बोर्ड के ऊपर सेट किया जैसा मैंने कहा, और 241 रन बनाए 20 ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पे। और तारीफ़ करना होगी फ़खर जमान की, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्हिसार कर रही थी लाहौर कलंदर। 45 गेंदों पर 96 रन की बड़ी शानदार इनिंग उन्होंने खेली और अपनी सेंचुरी से मैच 4 रन दूर रहे। बड़ी शानदार इनिंग। उसके अलावा अब्दुल्ला शफीक ने बड़ा भरपूर साथ दिया। 41 गेंदों के ऊपर 75 रन उन्होंने स्कोर किए। सैम बिलिंग्स ने बड़ी शानदार बैटिंग की, 23 गेंदों के ऊपर 47 रन नॉट आउट स्कोर किया, जिसके बाद लाहौर कामयाब हो सका 241 रन बनाने में। इसके अलावा बॉलिंग की अगर बात की जाए तो वहाब रियाज सबसे ज़्यादा कामयाब बॉलर रहे पेशावर ज़ल्मी की जानिब से। 4 ओवर्स में 45 रन देकर 2 विकेटें उन्होंने हासिल की। रोहमान पावल ने 2 ओवर्स में 37 रन दिए, 1 विकेट लिए उन्होंने। अरशद इकबाल ने 4 ओवर में 28 रन दिए और कोई विकेट लेने में कामयाब नहीं हो सके। पेशावर ज़ल्मी की जानिब से बड़ा भरपूर इसका जवाब दिया गया और इब्तिदा से ही अच्छी बैटिंग हमें देखने को मिली, सिवाय इसके कि जो हारिस उनके ओपनर बैट्समैन हैं उन्होंने एक दफ़ा फिर नाकाम रहे। बड़ी शानदार बॉलिंग की शाहीन आफरीदी ने स्टार्ट लिया, उसके हवाले से भी बात होगी आगे चल के, लेकिन थोड़ा सा स्कोर की बात हो जाए। जो हाईएस्ट स्कोरर रहे वो टॉम खोलर कैडमोर रहे। 23 गेंदों पे 55 रन उन्होंने बनाए, उनका भरपूर साथ दिया। साइम अयूब ने 34 गेंदों पर 51 रन उन्होंने स्कोर किए। इसके अलावा भनूका राजा पाकसे उन्होंने 14 गेंदों पे 24 रन की इनिंग खेली और कोशिश की मैच को आगे ले जाने की, लेकिन इस मैच में तारीफ़ करना होगी शाहीन आफरीदी की, जो कप्तान है लाहौर कलंदर्स के। 4 ओवर में 40 रन देके 5 विकेटें उन्होंने ली। जमान खान ने 3 ओवर में 28 रन देके 2 विकेटें ली और हारिस रऊफ ने 4 ओवर में 38 रन देकर 1 विकेट ली। इस तरह जी 5 विकेटें हिस्से में आई शाहीन आफरीदी की और उन्होंने जीत में बड़ा भरपूर अपना किरदार अदा किया। फ़खर जमान ने 45 रन पे जो 96 रन की इनिंग खेली, तो इसकी बिना पर उनको प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। तो ये कल के मैच की समरी रही है और हाई स्कोरिंग गेम होने के बाद इसमें बहुत ज़्यादा ने बैटिंग परफॉर्मेंसेस देखी और शायकीन ने इसको बड़ा इंजॉय भी किया, मैच को बड़ा महसूस हुए। दोनों साइड्स ने बड़ी भरपूर बैटिंग की और ये इस मैच का जो है वो खासा था। बहरहाल इस हवाले से जो है बात करेंगे विकेट कैसी रही, बैटर्स के लिए कितनी साजगार विकेट थी, इस हवाले से बात करना होगी। और कंडीशंस ये अक्सर मुख्तलिफ नज़र आई जो इससे पहले मैचेस हुए हैं, ख़ास तौर पे कराची शहर में। वहाँ पर ज़्यादा बड़े स्कोरिंग मैचेस तो नहीं देखे गए, चंद एक मैच में हमने देखा भी, लेकिन ज़्यादा जो स्कोर हुआ वो इन विकेटों पर हमें नज़र आया। इसके ऊपर बात करेंगे जी। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है, उनसे आज के मैच के हवाले से भी बात होगी और ये जो गुज़िश्ता रोज़ जो मैच हुआ है इसके ऊपर भी हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं मुनीर कादरी साहब, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया मुनीर भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरा हमारे मौजूद मेहमान जमील अहमद साहब, साबिक जॉइंट सेक्रेटरी कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन, क्रिकेट एनालिस्ट हैं और हमारे साथ इस खुसूसी ट्रांसमिशन का हिस्सा रहे हैं। आज टेलीफोन लाइन के जरिए हमारे साथ मौजूद हैं। जमील भाई को मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया जमील भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जी जी बहुत बड़ी नवाज़ी जी मुनीर भाई, पहले तो ये आपसे चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर अपनी राय दीजिए। जो मैच हुआ है बड़ा हाई स्कोरिंग मैच रहा और शायकीन की बड़ी दिलचस्पी होती है ऐसे मैचेस में जहाँ पर 200 से ज़ायद रन हों। अब दोनों टीम्स ने 200 का हदफ जो है उसको अबूर किया। क्या कहेंगे इस मैच के हवाले से, फरमाइए। शुक्रिया यासिर। सबसे बबड़ी बात तो ये है कि अब क्योंकि मैचेस बहुत फ्लो में चल रहे हैं जी, और अब एक जिसे ड्यू कहते हैं और जिसको हम कहते रहे हैं कि जनाब ये ड्यू फैक्टर है, वो तकरीबन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। ठीक है। सबसे बड़ी जो वजह होती है कम स्कोर करने की या बॉल के अंदर जो है वेरिएशन आती है, उसकी वजह ये होती है कि भाई ड्यू फैक्टर है। तो सेकंड नंबर पे ये है कि जिस तरीके से आपने देखा प्रैक्टिस मेक दी परफेक्ट, तो अब जैसे जैसे खिलाड़ी जो हैं वो 5-5, 4-4, 6-6 मैच खेलते हुए आ रहे हैं, अपनी गलतियों पे उनको नज़र है और गलतियों को कोचेज़, कप्तान, खुद वो खिलाड़ी, खासतौर पर बैटर जो है वो अपनी कोशिश कर रहे हैं कि उसको
कम बैक करें अपनी परफॉर्मेंस पे। तो जैसे फ़खर ज़मान को आपने देखा कि एक दफ़ा जो है वो नक़ाद जो है वो उनको तनकीद शुरू कर देते हैं और एक दफ़ा हम वाह करते हैं। तो फ़खर ज़मान ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग करके छक्कों की बारिश भी कर दी और समझ लीजिए कि इस वक्त बैटर जो है वो ज़्यादा फॉर्म में है। लेकिन इसके अंदर मैं साथ साथ कहना चाहूँगा कि बॉलर पे भी एक करम फरमाई है, लेकिन शर्त यह है कि उनके अंदर भी क्वालिटी हो, एबिलिटी हो। तो शाहीन आफरीदी ने जो है वो आकर साबित कर दिया कि वो वाकई एक वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं और इस क्रिकेट में उनका कोई सानी मुश्किल से नज़र आएगा। बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा ये है कि मैं क्रिकेट में जो परफॉर्मेंस है उससे हट के एक मिनट बात करना चाहूँगा। हम मिस कर जाते हैं कि आपने देखो शायकीन का जो है ना बहुत ज़्यादा वहाँ आपने देखा कि क्राउड जो है वो बिल्कुल फुल था। कराची में आखिरी मैच में 70% था। एक तो दोपहर का मैच था और मेरे खुद कई जानने वालों ने मुझे शिकवा किया कि यार एक एंड पे जहाँ नसीब उल गनी और दीगर एनक्लोजर हैं वहाँ कोई ऐसा इंतजाम नहीं था। एक दफ़ा धूप जो है सामने आ रही तो कई फैमिली जो है वो थोड़ा बहुत पावर प्ले ये वो देख के वो निकल गए। बिल्कुल सही। तो मेरे ख्याल में अगर यहाँ दिन की रोशनी में भी अगर हम थोड़ा सा एनवायरनमेंट ऐसा कर दें और सराउंडिंग और ख़ासतौर पे शेड ऐसा कर दें तो लोग जो है ज़्यादा अच्छे अंदाज में हर इंक्लूजर से मैच देख सकेंगे। ये मेरा एक पॉइंट था तो मैंने कहा मैं बीच में इसको कर लूँ, बाद में हमें टाइम कम मिलता है। लेकिन ओवरऑल ये है कि लाहौर कलंदर ने जिस तरीके से PSL 8 में कम बैक किया है, 7-6 में अपने आप को थोड़ा उन्होंने इम्प्रूव करके दिखाया और फिर जीते भी तो दिफाई चैंपियन भी कहलाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त वो जो है ना बहुत ही हाई प्रोफाइल पे उनकी टीम चल रही है। और पिच का जहाँ तक ताल्लुक है, पिच भी जाहिर बात है अब अपने रंग बदल रही है। जब शहर बदल रही है क्रिकेट, कराची से मुल्तान, मुल्तान से लाहौर, लाहौर से पिंडी, तो इस तरीके से वो पिच भी जो है तब्दील होती रही है। सेकंड ये है कि पेशावर दल ने बड़ी अच्छी कोशिश की। ये बात नहीं है कि उन्होंने बहुत, लेकिन इतना पहाड़ के बराबर आपने रन करा दिए कि आप जितनी कोशिश भी कर लें ज़रा सा भी लैप्स आता है तो मुश्किल है। और वैसे भी क्रिकेट इतनी माजरत के साथ बुरी नहीं हुई है कि 12 रन पर एवरेज पर ओवर जो है वो पहले वक्त से है। हमारा आखिर में जाके कोई 13 रन का एवरेज आएगा, 14 का आएगा, 15 का, कोई 11 का आएगा। उन्होंने बड़ी कोशिश की साइम अयूब ने और बॉलर ने, उन्होंने और एक दो और बैट्समैन ने भी, लेकिन इतना ह्यूज टारगेट था कि उसको पूरा करते करते भी वो 40 रन के करीब जो पीछे रह गए। तो मैं समझता हूँ कि इसमें साइम अयूब की भी तारीफ की जाए। इसके अलावा हमने अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग देखी। अब्दुल्ला शफीक ने भी जो है खूब साथ दिया फ़खर ज़मान का। और मैं समझता हूँ कि आज़म खान और जो उन्होंने 113 रन किए थे इससे पहले जो कोयटा गिलेटर्स के मार्टिन गप्टिल ने, तो उसका जो है मैं समझता हूँ कि बहुत भरपूर अंदाज में जवाब दिया है कि आप तो खूब हैं लेकिन पाकिस्तानी भी खूब से खूब तर हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी हौसलामंद और हौसला अफजा बात है कि हमारे खिलाड़ी भी अब उस फॉर्म में सामने आ रहे हैं जिनकी तवक्को शायकीन रखते थे, सिलेक्टर रखते हैं, क्रिकेट बोर्ड रखता है। और सबसे बढ़ के ये है कि उनको आने वाले वक्त के लिए T20 वर्ल्ड कप के लिए भी तैयार करना। बिल्कुल ठीक है, बड़ी अच्छी बात आपने कही, बिल्कुल सही। जमील भाई ये फरमाइएगा कि कल जो मैच रहा एक मौके पर लग ही रहा था कि जिस तरह का आगाज़ फराहम किया खासतौर पर साइम अयूब ने और कैडमोर ने जिस तरह की पार्टनरशिप लगाई और 11 साढ़े 11 रन के एवरेज से वो चले लेके, और एक वक्त तक लग ही रहा था कि वो उसको आसानी से अबूर भी कर लेंगे। लेकिन फिर ऑल ऑफ अ सडन हमने देखा कि साइम अयूब ने एक शॉट खेली और उसके बाद अपनी विकेट गंवा बैठे और उसके बाद मैच का जो मोमेंटम था वो अक्सर तब्दील हो गया। क्या समझते हैं, क्या ये टर्निंग पॉइंट था? हमारी एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा है यंगस्टर से, या अभी आपको लगता है कि उसको वक्त लगेगा ये तमाम चीजें समझने में और ऐसे मैचेस के अंदर बड़ी परफॉर्मेंस देने के हवाले से क्या कहेंगे? मैं चाहूंगा जरा इस पे तबसरा कीजिए। अच्छा, बहुत शुक्रिया यासिर भाई और मुनीर भाई, अस्सलाम वालेकुम। तो देखें, बात असल में ये है कि मैं थोड़ा सा इसका पूरा जो मैच है फिर उसके बाद टाइम पर आया हूँ ना, तो इसके अंदर ये जो कल 241 रन बने हैं ना, इसको अगर आप गौर करें ना, इसको 241 रन जो बने इसके अंदर आप देखते हैं ना कि लाहौर कलंदर ने आगाज तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से किया था और 10 ओवर के अंदर 81 रन थे उनके। तो मतलब ये, लेकिन फिर अब्दुल्ला शफीक ने आके जिस अंदाज में खेला है और 75 रन 41 गेंदों में बनाए हैं और जो है ना 182 के स्ट्राइक रेट से, उसके बाद जो है ना फ़खर ज़मान खुल गए। देखिए 10 ओवर में 81 रन, 15 ओवर के अंदर 159 रन, यानी 78 रन इन्होंने 5 ओवर में बनाए 10 से, और उसके बाद फिर इन्होंने 241 रन पे खत्म किया, यानी 82 रन, 160 रन इन्होंने आखिर के 10 ओवर में बनाए। तो इससे आप जो है ना मतलब ये कि अंदाजा कर लें कि यानी अब 160 रन भी जो है ना आखिर के 10 ओवर में बन सकते हैं। और सबसे अहम बात पता है क्या है
जो जो जिस लिए आते हैं ना तमाशाई ग्राउंड के अंदर, जी जी, वो उन्होंने भरपूर तरीके से एंजॉय किया है। बिल्कुल इसमें बिल्कुल देखें इसके अंदर जो है ना यासिर भाई, इस इनिंग के अंदर, इस पूरे मैच के अंदर 34 चौके लगे हैं और 28 छक्के लगे हैं, यानी 304 रन जो है ना वो सिर्फ बाउंड्रीज से बने। 442 में से 304 रन सिर्फ जो है ना वो बाउंड्रीज से बने। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये जो लाहौर कलंदर जो खेली है या, अच्छा अब उसके बाद जो आपका जो सवाल, ठीक है, आपने बता ही दिया फखर जमान ने अपनी वो साइन दिल्ली में जिस तरह बैटिंग की ना खुद सबके सामने, तो इसके अंदर फिर अब जो जिस अंदाज के अंदर पेशावर जर्मी ने शुरू किया है, देखिए पेशावर जर्मी जो है ना मैच की तरफ जा रही थी, और ये समझिए आपके 10 ओवर में 119 रन थे और 2 खिलाड़ी आउट थे, तो बिल्कुल जो है ना मतलब लग रहा था ये 12 रन के एवरेज से खेल रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि इनके जो है ना 15-60 रन हो गए, लेकिन इनकी 4 विकेटें गिर गई। अब वो 4 विकेटें गिरने की वजह से जो ना दबाव आया, अच्छा 80 रन चाहिए था आखिर के 5 ओवर में, जबकि आपको पता है कि जब क्या कहते हैं इस्लामाबाद जो यूनाइटेड थी उसने 92 रन बनाए थे, जब आजम ने हिटिंग की थी तो 92 रन बनाए थे उन्होंने आखिर के 5 ओवर में, तो इस तरह 80 रन भी बन सकते हैं। तो लेकिन अब जाहिर है कि जो आपने बात की ना अब उस तरफ आ जाते हैं। देखें साइम अय्यूब यंगस्टर है और दूसरा 50 उसने किया है पीएसएल के अंदर, 51 गेंदों पे जो है ना 34 रन बना के 150 रन जो है ना वो उसने बनाए हैं, और मैं समझता हूँ कि शान मसूद के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। दूसरा जो है वो टॉम कॉलर कैडमोर जो है वो जिस तरह खेला है 239 के स्ट्राइक रेट से 55 रन, और अच्छा आपने कहा ना कि टर्निंग, देखिए साइम अय्यूब का आउट, देखिए साइम अय्यूब तो बेचारा जो है वो 150 के स्ट्राइक रेट थे, टॉम कॉलर कैडमोर जो आउट हुआ है ना वो वहां से जो है ना मतलब ये कि थोड़ा नीचे आना शुरू हुआ है। अच्छा उसके बाद भी जो ना देखिए राजा पक्से थे और क्या कहते हैं अपना जिमी नेशम थे, तो मतलब और पावल थे, तो उनके पास बैटिंग तो मतलब थी, लेकिन उस तरह की कारकर्दगी वो बैट्समैन जो है वो नहीं दिखा सके, जिसकी वजह से जो है मतलब ये कि जो टोटल था यानी कि वो 201 रन तक जो है ना मतलब ये कि समेट के, क्योंकि विकेटें गिरती नहीं, देखें उन्होंने अगर 241 किए तो उनकी 3 विकेटें गिरी, और इन्होंने जो किए है ना इनकी 9 विकेटें गिरी हैं, तो जो अगर विकेटें इनकी नहीं गिरती तो मैं ये नहीं कहता ये मैच जीत जाते, लेकिन मैच करीब जरूर जाता, तो ये समझ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये वजह थी और ये टर्निंग पॉइंट था, उसकी आपने निशानदेही की जिसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। मुनीर भाई फरमाइए बॉलिंग के हवाले से क्या कहेंगे, इतना बड़ा स्कोर सेट हो जाना और फिर बॉलिंग के हवाले से हम जैसे निशानदेही कर रहे थे, कभी वहाब रियाज के ऊपर लाए कर रहे थे, दीगर बॉलर्स भी कोई इतनी खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके, इतना बड़ा स्कोर खा लेना, क्या समझते हैं कि क्या गलती हो रही है? सबसे पहले तो माजरा चाहता हूँ, मैं जल्दी में आपके सवाल का जवाब देने शुक्र है। पहले तो मैं जमील भाई को K21 के इस प्रोग्राम में सलाम वालेकुम कहता हूँ, मैं सलाम नहीं कर सका था उनको, कोई बात। और दूसरी बात यह है कि आप ये देखिए कि जो चीज़ नज़र आ रही है ना वो बॉलर से हटके है जी। देखें जो बॉलर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से शाहीन आफरीदी की आपने बॉल देखी होगी कि उसने बॉलिंग के अंदर जो है लेंथ एंड डायरेक्शन के अंदर बॉल की, और उसके अंदर थोड़ी सी स्विंग और कट भी थी, जिसकी बिना पर बैट्समैन सामने आया है। ये बात नहीं कि उसने लाइन मिस की है, लेकिन जो बॉल आखिर में उसको डिलीवर होकर अंदर की तरफ आई है वो दोनों उसने बोल्ड की है। एक तो उसकी मतलब एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग स्पेल, अनप्लेएबल बॉल था जिसमें बाबर आजम को, तो इस वजह से जो है वो बैट्समैन जो है वो उसको कैरी नहीं कर सका। हालांकि वो तकरीबन करीब बिल्कुल साउंड, टेक्निकल प्लेयर्स हैं, ऐसी बात नहीं है, सारी बॉल तो क्रॉस नहीं खेलते, और वो क्रॉस थी भी नहीं। ये बॉलर का कमाल, तो ये बॉलर ने बेहतरीन की, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, लेकिन सेकंड बात ये है कि देखें बैट्समैन के लिए जो मैंने भी अंदाजा लगाया इतने मैचों में, और यहाँ आप लोग भी बात कर रहे हैं कि जो बैट्समैन स्टार्ट में ही अपने आप को एग्रेसिव कर लेता है और उसके अंदर कमांड है, वो अपना स्कोर आगे ले जाता रहता है। ठीक है। और वो बैट्समैन जो ये चाहता है कि मैं थोड़ा सा अपने आप को क्लियर करूं, थोड़ा सा मैं बैटिंग करूं, 2-3 ओवर में देख के रखूं, तो वो चौथे ओवर में जब कोशिश करता है उस कोशिश में आउट हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो मैंने फ़खर जमान को भी देख लिया, मैंने इसको आजम को भी देख लिया और दीगर लोग प्लेयर्स को, कि जिसने शुरू से अपने आप को जहराना अंदाज में रखा और वो शॉट्स खेली, क्योंकि जब आपको मालूम है कि आपका 6 ओवर तक का पावर प्ले है तो उसमें अब आपके पास गुंजाइश नहीं, सिवाय इससे कि जो 2 फील्डर बाहर हैं आपने अपनी बॉल को उस जगह पे कम से कम भेजना है और कम से कम हिट करनी है।
और जिस जगह आप चाहे वो, इसलिए सर्कल के आउट जो है वो तो आप कोई भी शॉट खेलेंगे वो बाउंड्री पे जाएगी, ज़्यादातर जो मिडिल ऑफ द बैट होता है। जी, जी। तो मैं समझता हूँ कि बॉलर्स की परफॉर्मेंस इसलिए कमज़ोर है कि अगर वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी शाइन ऑफ गेन करते हैं फिर तो वो कोई कमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने याद होगा कि अभी एक 3 विकेटें उसने ली थी कराची किंग्स की तरफ से, तो वो उसने क्या नाम था, तबरेज़ शम्सी की बात कर रहे हैं? तबरेज़ शम्सी तो मैन ऑफ द मैच हुई इससे पहले वाले मैच। अच्छा, इससे पहले वाले पहले ही 3 विकेटें उन्होंने, फिर 4 विकेटें उन्होंने टोटल कर दी थी, 40 रन पे 4 आउट हो गए थे। तो ये बॉलर के ऊपर कमाल है, अगर बॉलर शुरू में 1-2 विकेट ले लेता है और बैट्समैन को हावी होने नहीं देता अपने ऊपर, फिर वहाँ तो विकेटें बन जाती है। फिर बीच में जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है या टेलेंडर है वो अपने ओवर देख के रन कर लेते हैं 10, 11, 12 के एवरेज से। लेकिन अब जैसे फ़खर जमान और आजम खान जैसे प्लेयर है, इनको तो अगर शुरू में आपने मौका दे दिया और इनकी अगर मिडिल हो गई बॉल, तो मैं समझता हूँ कि वो अपने रन आप उनको रोक नहीं सकते। बिल्कुल। और पिच का इसमें बहुत बड़ा कमाल है, तो वेदर का, कि अब वेदर जो है वो साउंड होता जा रहा है। और दूसरी बात ये पिच भी अब समझ में आ गई है पिच बनाने वालों को और रोल करने वालों को, कि भाई शायकीन जो है वो बॉलर से ज़्यादा बैट्समैन की बैटिंग पे ज़्यादा मतलब शौक रखते हैं। बिल्कुल ठीक है। चौके लगे, छक्के लगे, उनको एंजॉयमेंट हो, बॉल उनके जो है वो इनक्लोजर में आए। तो मैं समझता हूँ कि PSL के अंदर अब जो स्टार्ट हुआ ना, ये सही मानों में शायकीन के लिए जो है ना वो एक खुशगवार लम्हा है। अब आपके ख्याल में जो है वो शायकीन जो क्रिकेट देखना चाहते हैं वो उनको अब नजर आएगी, वो अब शुरू हो गई है। जमी भाई ये फरमाइएगा कि बॉलर्स के हवाले से अभी बात हो रही है, दूसरी तरफ हमने देखा टीम में लाहौर कलंदर की बड़ी शानदार बॉलिंग की है शाहीन आफरीदी ने, जिसकी वजह से मैच उनके हक में गया और कुछ गेंदें तो बड़ी मुश्किल थी, अनप्लेबल नजर आई, जिसके ऊपर बाबर आजम आउट हुए। 1-2 बॉलें और बड़ी अच्छी उन्होंने की अपने स्पेल के अंदर। ये फरमाइएगा कि पेशावर के साथ क्या मसला है, उनकी बॉलिंग क्यों इतनी ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रही है? क्या आपके ख्याल में वहाब रियाज के ऊपर लाए करना ज़्यादा, क्योंकि समा विकेट तो वो ले गए लेकिन वो बात नज़र नहीं आ रही, कहाँ वीकनेस नज़र आती है? मैं चाहूँगा ज़रा इसके बारे में बात कीजिए। देखिए, जो पेशावर जल्दी की जो बॉलिंग है ना, या फिर मुझे निस्बतन जो है ना वो कमजोर जो है ना वो लग रही है, क्योंकि उन्होंने जो है ना अब जो भी बॉलर वो खिला रहे हैं, देखिए मेन बॉलर तो इनके जो है ना यही थे, उसके साथ जो है इन्होंने खुर्रम शहजाद को पहले खिलाया, वो परफॉर्म नहीं कर सके, उनको बाहर करना पड़ा। सलमान इरशाद भी जो है ना उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा पा रहे, फिर उन्होंने अरशद इकबाल को खिलाया। तो अरशद इकबाल ने तो अब तक जो बॉलिंग की है वो थोड़ी सी मतलब बेहतर है दूसरे बॉलरों से, लेकिन जो इमर्जिंग प्लेयर इन्होंने जो लिए है ना, सुफियान मुकीम को पहले खिलाया, उसने वो नहीं किया परफॉर्म, कल साद को खिलाया वो भी मतलब परफॉर्म जो है ना उस अंदाज में नहीं कर सके। मतलब मुझे कल बड़ी हैरत ये हुई कि कल के मैच में इन्होंने उस्मान कादिर को जो है वो ड्रॉप किया। जी बिल्कुल, ये हैरान कुन बात थी। हाँ, जब इतनी कमजोर आपकी बॉलिंग है तो उस्मान, देखिए आप देखिए जो जितने भी वो है, अब आप कराची किंग्स है ना, कराची किंग ने जो है तबरेज शम्सी को और सैयद ताहिर को बेंच पे बिठा के रखा है 5 मैच तक। कौन पूछेगा मैनेजमेंट से? मुझे बताए ना कि इन दोनों प्लेयरों ने कराची किंग को जितवाया है। तबरेज शम्सी जो है वो तो जो है 18 रन देके 3 खिलाड़ी आउट करके मैन ऑफ द मैच बने, बल्कि समझे ना। तो अब इस तरह का, अब उनके पास अगर राइट आर्म लेग स्पिनर मौजूद था उस्मान कादिर, और ना खिलाने की मुझे नहीं मतलब क्या वजह है क्या नहीं है, तजर्बेकार थे वो। और तो बहरहाल तो जो आपने बॉलिंग की बात की ना, तो मुझे इनकी बॉलिंग निस्बतन जो है ना वो वीक लगी है। तो बहरहाल और जो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉलिंग इस वक्त मुझे जो है ना वो लग रही है लाहौर कलंदर। जी जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि लाहौर की बॉलिंग जो है वो इनके मुकाबले में काफ़ी बेहतर नजर आई और यही उनकी स्ट्रेंथ भी थी, जिसकी वजह से पहले उन्होंने फैसला किया कि बैटिंग कर लेते हैं और उसके बाद जो है जितना भी स्कोर होगा टीम को रिस्ट्रिक्ट कर सकेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा टोटल सेट करने में कामयाब हो गए। देखिए यासिर भाई, इनके पास जो है ना शाहीन शाह आफरीदी जैसा जब कप्तान है ना, और जिस तरह देखिए उसका रिकॉर्ड, ये 16वां मैच था PSL का जिसमें उसने पहले ओवर में विकेट ली। जी 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 बिल्कुल, बड़ा मुनफरिद रिकॉर्ड है। जी हाँ, मोहम्मद हारिस जो है ना वो पता है आजकल बहुत जबरदस्त खेल रहे हैं। अच्छा जमी भाई, मैं कतई कलामी की माजरत चाहूंगा, मैं चाहूंगा जरा ये हारिस के हवाले से जरा इसकी परफॉर्मेंस पे बात कर लें कि ये क्या हुआ इसके साथ और ये क्यों नहीं चल पा रहा। अभी यंगस्टर है और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, जरा इस पे बात करूंगा। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, इस गुफ्तगू को जारी रखते हैं। आप देखते रहें हमारा प्रोग्राम।
वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। मुनीर कादरी साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं और साबिक सेक्रेटरी जोन 1 के और क्रिकेट एनालिस्ट भी हैं। उनसे हम बात कर रहे थे कि ये जो मैच गुज़िश्ता रोज़ हुआ है उसके अंदर क्योंकि बड़ा हाई स्कोरिंग गेम था, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंसेस भी देखी, बैटिंग परफॉर्मेंसेस तो रही शानदार है। इतना बड़ा स्कोर बोर्ड के ऊपर सेट हुआ है, लेकिन बात करनी होगी क्योंकि नया वेन्यू था और नई कंडीशंस के अंदर खेलना और फिर बड़ा स्कोर सेट होना, इसका मतलब ये है कि आगे आने वाले वक्त में मज़ीद सनसनीखेज़ मैचेस देखने को मिलेंगे। और ये बात भी लगभग तय है कि स्कोर चाहे जितना बड़ा हो, अगर अगली टीम भी उस तरह से अगर स्टार्ट ले या चार्ज करे तो वो स्कोर के करीब पहुंच सकती है। लेकिन आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा क्योंकि बहुत बड़ा स्कोर था कि अगर 220 या अगर 10 के करीब भी होता तो शायद मुमकिन होता मेंटेन करके करना। जी जी बताइए। बिल्कुल, तो मैं ये समझता हूँ कि इस हवाले से मुल्तान, इस्लामाबाद और लाहौर को मैं देख रहा था कि तीनों पॉइंट टेबल पे इस वक्त टॉप 3 पोजीशन पे मौजूद हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता यह है कि तीनों ही 4 प्ले ऑफ की जो टीम्स हैं उसके अंदर ये शामिल होंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मज़े की बात जो मैं इत्तेफाक से बैटिंग सेट की बात कर रहा हूँ कि कभी कभी शायकीन को कोई दिलचस्पी वाली बात भी मालूम हो जाए, वो ये है कि 3 पंजाब से ताल्लुक़ होने वाली ये टीमें हैं और अब फैसला होगा कि सूबे सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, इनमें से कोई एक टीम जो है वो आएगी। इसका मतलब है 2 सूबे तो बाहर हो जाएंगे जो इस हालात के तहत चल रहे हैं। तो मैंने कहा ये अच्छी बात, एक नई चीज़ थी जो शायकीन के लिए है कि लगता ही है कि इस्लामाबाद और लाहौर के अंदर बहुत टफ मुकाबला है। और एक चीज़ मैं ये समझ रहा हूँ कि जो यहाँ की रीत रही है कि जो टीम बहुत टॉप पे जा रही होती है आखिर में 1-2 मैचों में वो लैप्स हो जाती है, कोलैप्स होकर उसकी पोजीशन 3rd पोजीशन पर आ जाती है। तो मैं समझ रहा हूँ कि लाहौर जिस तरीके से आगे बढ़ रही है तो आज का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर लाहौर कलंदर 5 मैचों में 8 पॉइंट ले लेती है तो वो 6 मैचों में 8 पॉइंट मुल्तान के ऊपर आ जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से मिलता है इस्लामाबाद और मुल्तान जो है 2nd 3rd के लिए लड़ेंगी। इसके साथ ही कराची ने जो कमबैक किया है, मैं समझता हूँ कि कराची के पास बेहतरीन मौका है कि गो के 6 मैच उनके हो गए हैं, सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं, लेकिन अगर वो 3 मैच भी कम से कम आगे अपने नाम कर ले तो 10 पॉइंट से वो जाके 4th पे आ सकते हैं। लेकिन यह है कि अभी कुछ कहना कबल वक्त है। बाकी जहाँ तक सनसनी खेज मुकाबले की बात है तो विद ड्यू रिस्पेक्ट सनसनी खेज मुकाबला जब भी होगा 200-210 रन तक रेस्ट्रिक्ट करेगी पहले इनिंग। अगर 230, 40, 250 हो जाता है फिर मुश्किल होता है बहुत, इसलिए कि देखिए ये तो नामुमकिन है, कोई टेप बॉल से क्रिकेट तो हो नहीं रही। ये अगर सामने वाले अच्छे बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं उसके जवाब में जो एक बड़ा स्कोर के सामने है तो बॉलर भी तो कुछ ना कुछ के सामने है। कोई एक रन आउट हो जाता है, कोई एक स्पेल ऐसा हो जाता है इसमें रन आपके पूरे ना बन सके। अगर 2 ओवर भी 8 या 9 रन के एवरेज से जाएंगे तो 17-18 का एवरेज आगे जाके हो सकता है। इसकी बुनियाद पर जरा मुश्किल होती है। लेकिन मिडिल ऑफ द बैट, अब देखे ना कल एक बैट्समैन का बैट टूट गया, लोगों की शायकीन की जो है ना अजीब गुफ्तगू हो रही है इस वक्त, अगर आप बाहर महसूस करें तो वो कहते हैं यार ये कैसे हो सकता है। मैंने जो महसूस किया हो सकता है मेरी आई ने गलत देखा हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो बॉल जो है बड़ी मिडिल थी, मिडिल पे आई है, वो क्रॉस नहीं है। देखा आपने देखा हो कभी क्लब क्रिकेट हो, बड़ी क्रिकेट हो, जब बैट जो है या तो हाथ से छूट जाता है तो ग्रिप का मसला होता है। 2nd नंबर पे अगर बैट टूटता है, जब उसकी कसरी निकलती है तो वो एक क्रॉस बैटिंग पे निकलती है। नहीं वो थोड़ा सा स्टैंस का भी ये है कि मैंने कहा कि बड़ी बात है कि वर्ल्ड क्लास बैट्समैन और वर्ल्ड क्लास बल्लों के अंदर अगर ये पोजीशन तो ये एक अनोखी चीज हुई, अनोखी चीज है। तो ये PSL 8 जो है इस मामले में बाजी ले गया कि इसकी सिंह पे बैट टूटने की रवायत जो हमने देखी नहीं थी। ये तो आपको क्रेडिट देना होगा बॉलर को भी, वरना ये तो एक इत्तेफाक है, बल्ले तो बहुत से स्लो बॉलर्स के ऊपर भी टूट जाते हैं। लेकिन ये जरा बैटिंग के हवाले से बात करते हैं। जमील भाई हमारे साथ लाइन पर हैं। जमील भाई ये फरमाइएगा कि ये जो बैटिंग कॉम्बिनेशन है, खासतौर पे गुज़िश्ता रोज़ भी बात होती रही कि बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है बाबर आजम पर और उनके हारिस जो ओपनर आए लेकिन कुछ करने में कामयाब नहीं हो सके, फिर मजबूरन साइम अयूब की इनिंग और कैडमोर ने मिलकर थोड़ा सा मैच को वापस लेकर आए, लेकिन वो बात अभी तक नहीं आ रही। बहुत देर से तनकीद हो रही है लेकिन अभी तक कोई असर इसका नहीं ले रहे बाबर आजम, और साथ ही उनका जो ओपनर हैं वो भी कोई खास परफॉर्मेंस उनकी नहीं है। क्या मामला है, क्या मैनेजमेंट सोच रही है, ये तो जरा बताइए। अच्छा जी, ये सवाल जो है ना गर्दिश कर रहा है, जो आपने सवाल किया है ना जी जी बड़ा जबरदस्त सवाल है और आजकल ये सवाल गर्दिश कर जी रहा है। जी वजह उसकी देखें, वजह उसकी क्या है? वजह उसकी ये है कि 3-4 नौजवान खिलाड़ियों ने बड़ी जबरदस्त जो है ना कारकर्दगी दिखाई है इस PSL 8 के अंदर। तो अब बहुत सारे लोग जो है ना बहुत सारी बातें करना शुरू हो गए कि देखें ना बाबर आजम ने पाकिस्तानी टीम की जो कप्तानी है वो अपनी जगह पर, लेकिन जो उन्होंने जो ना मेकशिफ्ट ओपनर का किरदार अदा किया है उससे काफी आपने देखा होगा तनकीद होती रही है।
ठीक है ना। अब जो आपके देखें, अब साइम अय्यूब की शक्ल में हमें सैयद ताहिर को अगर आप देखते हैं, वो है, और इस तरह के अगर प्लेयर आ रहे हैं आपके पास, जी तो मैं नहीं समझता कि मतलब अगर देखें, और सिर्फ फकर जमान 3 नंबर पे क्यों खेले आके, जी जब वो जेन्युइन ओपनर है और एज ए ओपनर परफॉर्म कर रहे हैं और 200 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से वो खेल सकते हैं। आपके पास जब ऐसे प्लेयर हैं तो ये एक सवालिया निशान है ना कि बाबर आजम अपनी जगह क्यों नहीं छोड़ना चाहते। बिल्कुल, अगर वो देखे, हमें सबको जो है ना जहाँ भाई पाकिस्तान का सोचना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और एज ए कप्तान जो है ना, एज ए कप्तान जो है बाबर आजम को अगर ये कुर्बानी, अगर मैं बात कहता हूँ ना, बाबर आजम अगर 4 नंबर पे आगे खेलते हैं, ठीक है ना, जो उनका स्ट्राइक रेट आपको पता है 120 से 130 के दरमियान है, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर इसी स्ट्राइक रेट से 4 नंबर पे आगे खेलते हैं और उनसे ऊपर वाले और उनके आने जो इम्पोर्टेंट तो देखिए वही पीरियड होता है ना, या तो पावर प्ले होता है और फिर 6 से लेके और 15 ओवर तक जो होता है वो थोड़ा सा 7-8 फिर 5 ओवर आखिर में जो होते हैं, तो जो अगर बाबर आगे ये 7-8 ओवर खेलते हैं उसी स्ट्राइक रेट तो फिर नीचे आने वाले अगर वो करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक पाकिस्तानी टीम, एक मजबूत टीम जो है ना वो बन के सामने आएगी। क्योंकि देखिए आपने देखा होगा कि कल जिस तरह सैयद ताहिर खेला है, उसने जो है मतलब ऐसी मुश्किल पिच के ऊपर और जिस तरह उसने 8 चौके छक्का मार के 65 रन की इनिंग खेली है, तो मुझे तो उससे बहुत मुतासिर किया है। फिर साइम अय्यूब है, टैलेंट तो आपके पास आ रहे हैं ना, फकर जमान पुराना प्लेयर है, तो आपके पास प्लेयर तो मौजूद है ना, आप टीम को बनाना पड़ेगा आपको। बिल्कुल ठीक है। जो भी मतलब आपकी टीम जो है ना, देखिए यासिर भाई एक अच्छी टीम आपकी बन सकती है T20 की, तो देखिए वहां पे अगर आप देखते हैं ना, एहसानुल्लाह जो है वो आपके पास आए हैं, अच्छा पेसर है, वो एक अच्छा वो है, इजाफा है। तो अगर इस तरह की चीज अगर ईमानदारी से टीम, देखिए अब बात जाती है चीफ सिलेक्टर के ऊपर कि वो किस तरह की टीम सिलेक्ट करते हैं। हमें तो जो चीजें हमें नजर आ रही है ना, हम उससे अपना वो दे रहे होते हैं तजिया, क्योंकि जो बच्चे खेल रहे हैं वो बहुत जबरदस्त खेल रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि बाबर आजम को इस पे जो सोचना चाहिए, ना सिर्फ अपनी बात के लिए, बल्कि मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान के लिए सोचें और अगर स्टेप डाउन करें, तो मैं समझता हूँ कि उनकी फ्रेंचाइज को भी फायदा होगा और आगे जो जाके अगर पाकिस्तान है उसको भी फायदा होगा। ठीक है। अच्छा जी फरमाइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हारिस की बात हो रही है, मैं समझता हूँ शायद हमारे लोगों ने, यानी जो हमारे कप्तान है उस टीम के, उन्होंने अना का मसला बनाया हुआ है। एक तो मसला ये है। सेकंड नंबर पे वो चाहते ये हैं कि इसको फ्री हैंड देके जितनी परफॉर्मेंस कर सके करा सकें, ताकि आगे आने वाले वक्त में रिजवान के बाद जो है हारिस सही को मदद ली जाए। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि वो उसको जितना मौका दे रहे हैं वो नहीं कर पा रहा। बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसके बदले आप आजम की तरफ देखें तो आजम ने अपने आप को प्रूव करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप मेरिट पे कप्तान और कोच अगर अपनी टीमों को सिलेक्शन के साथ साथ उसके बैटिंग ऑर्डर और जो उसकी सही सिमत है उस तरफ लेके जाए, तो पाकिस्तान को भी फायदा होगा, उनकी टीम को भी फायदा होगा। फिर खिलाड़ी को हम अपना हक दे सकेंगे। थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम हक जो है वो नाहक हो रहा है और नाहक को हम हक लाजमन दिलाने के चक्कर में है। ये देखिए, ये हमारी आपका तजिया नहीं है, ये शायकीन की राय है। और देखिए शायकीन जो है वो मैं समझता हूँ बेहतरीन जज है स्पोर्ट्स के अंदर। बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि यहाँ पसंद नापसंद की वजह से भी नुकसान हो रहा है। अच्छा जमील भाई, अब ये फरमाइए कि एक यासिर भाई एक थोड़ा सा जो बुनी भाई ने बात की, थोड़ा सा इस पर ऐड करना चाह रहा हूं। जी जरूर कीजिए। हाँ देखिए, आपने सवाल पहले भी किया था ना, क्या कहते हैं जो हारिस के हवाले से, हारिस जो है, देखिए मोहम्मद हारिस को आपने देखा होगा कि वर्ल्ड कप के अंदर उनकी कारकर्दगी जो ना 30 रन 32 रन 33 रन जो इन्होंने किए। अच्छा, जब किसी की फॉर्म लगी होती है ना, इससे पहले इन्होंने 40 रन किए, आप देखें वो भी 190 के स्ट्राइक रेट से थे, 21 गेंदों में 40 रन। तो इनमें पोटेंशियल सलाहियत तो इनके अंदर है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये उसको कन्वर्ट नहीं कर रहे बड़ी इनिंग के अंदर। बिल्कुल ऐसा ही है। बड़ी इनिंग के अंदर उसको कन्वर्ट कर देते हैं तो इनके फ्रेंचाइज को फायदा होगा। और क्योंकि अब ये नेशनल टीम के भी जो है ना नंबर 3 पे आगे बैटिंग कर रहे थे इसके अंदर वर्ल्ड कप में, तो पाकिस्तान को भी फायदा होगा। और जहाँ तक आजम खान है ना, अब आपके पास आजम खान भी मौजूद है, आपके पास ये जो हारिस भी मौजूद है, आपके पास साइम अय्यूब भी मौजूद है, अब्दुल्ला शफीक ने परफॉर्म कर दिया है, ताहिर तैयब ने परफॉर्म कर दिया, फकर जमान ने। तो आप बताएंगे 6-7 नाम मैंने ले दिए, तो आपकी टीम नहीं बन सकती इसके? बिल्कुल बन सकती है, बिल्कुल। अगर मेरिट पे फैसला हो तो यकीनन बन सकती है। अगर मेरिट पे फैसला हो तो मेरा ख्याल इसके सोचना चाहिए। और बल्कि मैं समझता हूँ कि जो शान मसूद या इस टाइप के जो प्लेयर हैं वो अपनी जगह बरकरार नहीं रख सकेंगे इसके अंदर। लेकिन आने वाले जो ये जो नौजवान है, ये देखिए, ये अगर T20 जो है ये नौजवानों की मतलब क्रिकेट है। आपको याद होगा 2010 में
जब इंग्लैंड ने अपनी टीम बनाई थी ना, जी 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 तो जी, वो इसी तरह के प्लेयर थे, लेकिन उसके बाद आप देख लें कि वो किस तरह की कारकर्दगी दिखाई है, आज उन्हीं लड़कों ने उसको वर्ल्ड चैंपियन बनवा दिया। ऐसा ही आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। लेकिन आप नहीं समझते जमील भाई कि अगर मेरिट पे फैसला होगा तो आपके जो कप्तान हैं उनकी जगह भी खतरे में पड़ जाएगी? अब ये तो वो बात है जो सोशल मीडिया पे है, जबान ज़दे आम हर कोई इस बारे में बात कर रहा है और सवाल कर रहा है कि बाबर आजम के ऊपर बड़ी परफॉर्मेंस ड्यू है, और खासतौर पे जिस नंबर पर वो बैटिंग कर रहे हैं उसका तकाजा ये है कि तेज खेला जाए, लेकिन अगर 120 के और 100 के अगर स्ट्राइक रेट से बैटिंग करेंगे तो फिर कैसे मुमकिन है कि वो अपनी पोजीशन को जस्टिफाई कर सकेंगे? ये तो बड़ा आम सवाल है। इसमें इसमें एक चीज मुझे और आपको आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी जी, देखिए बात यह है कि ये 6-7 नाम जो मैंने लिए हैं, इसकी मौजूदगी में जो बाबर आजम की जगह बनती है, बिल्कुल। बनती है जगह। देखिए बात यह है कि अब जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर होना अपनी जगह पर है, अगर आप वर्ल्ड क्लास प्लेयर होंगे तो वनडे में और टेस्ट क्रिकेट के अंदर आप जो है ना परफॉर्म करें ना, जी। ये जरूरी नहीं है कि आप हर फॉर्मेट खेलें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान को तो हर अलग टीम बनाना चाहिए। अगर ये सेट ऑफ कर जाते हैं और जो है जो जवान है उनको मौका मिलता है और कप्तानी रिजवान को दे देते हैं जी, या और कोई जो भी हो, शाहिद अफरीदी भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छे कप्तान सामने आए तो मैं नहीं समझता कि जो है ना अगर बाबर आजम नहीं होंगे तो आपकी टीम कोई कम, आपकी टीम मेरे ख्याल में ज्यादा मुतवाज़िन और मजबूत होगी। अगर लेकिन ये सोचने की बात है, मुझे लगता नहीं है कि कोई मतलब इस तरह से कोई जगह छोड़ के और क्या मतलब ये कि वो करता है कि जो ना उनकी जगह पे कोई आगे खेले। बिल्कुल ठीक है। इससे फायदा और मुल्क का है और तमाम लोगों की जिम्मेदारी कि हम अपने मुल्क के लिए सोचें। बिल्कुल ठीक है। हमारे मुल्क के लिए बेहतर ये है कि बाबर आजम को स्टेप डाउन करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मुझे इसमें एक चीज बहुत अहम नजर आ रही है, और क्योंकि हम और जमील भाई वगैरह सब ऑर्गेनाइजर भी हैं और क्रिकेट फील्ड के अंदर ग्रास रूट लेवल पे देखते हैं कि मैंने एक चीज बहुत नोट की है इस वक्त और आप लोगों की बातों से भी कि बाबर आजम को तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन बाबर आजम जिसको खिलाना चाहते हैं उसको खतरे से बचाने के लिए वो इस किस्म के जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं। देखिए उसको अपनी जगह तो मालूम है कि भाई मैं जहाँ चाहूँ खेल लूंगा, लेकिन अब मिसाल है कि वो मुनीर कादरी को खिलाना नहीं चाहते और उन्हें मालूम है कि अगर मुनीर कादरी आ गया और उन्होंने तीसरे नंबर पे या ओपनर की हैसियत से 100 रन कर दिए, 200-250 रन कर दिए, तो अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है कि मैं उसको मना कर सकूँ या उसको इंजेक्ट ना करूँ। तो मैं समझता हूँ कि कहीं कहीं रुकावट डालने के लिए भी इस किस्म की स्ट्रेटजी होती है कि उस नंबर को अपने पास रखें और जब जरूरत होगी किसको जो उनका मन पसंद होगा तो उस वक्त वो अपनी जगह खाली करके। आपकी रिवायत है, माजी में हमने देखा है एक विकेट कीपर था, उसके बाद उसने अपने भाई को विकेट कीपर लगाया, उसको सपोर्ट करते रहे और उसके बाद फिर एक और विकेट कीपर लगाया गया। तो ये सब तो हमारे यहाँ कोई नई बात नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम बड़ा जमहूरियत में डिक्टेटरशिप का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और आम माशरे के अंदर हमारी सबसे बड़ी खराबी है कि हम हर चीज में डिक्टेटर बना देते हैं। बिल्कुल बनता नहीं है, डिक्टेटर बना देते हैं। कैसे हो सकता है कि 22 करोड़ की आबादी में और एक पूरी काबीना में और इतने मतलब हमारे सेटअप है अवामी सतह पर सूबाई कौमी सेनेट और कितनी कायमा कमेटी, तो उसमें कैसे हम एक बंदे भाई वक्त मेरे पास कम है, जरा एक आखिरी सवाल कर लूं। बात सोशल मीडिया के हवाले से हो रही है, सोशल मीडिया के ऊपर खबर जो है वो नजर से गुजरी, एक साबिक क्रिकेटर हैं जो पता नहीं इस वक्त भी शायद उन्होंने रिटायरमेंट लिए है या नहीं लिए, मुझे इस बारे में ठीक से नहीं पता, वो इस सरफराज अहमद को मशवरा दे रहे हैं और नदीम उमर साहब को कि उनको जो है वो कप्तानी से हटा दें तो शायद कोयटा ग्लैडिएटर्स ट्रैक पर आ जाएगी। जमील भाई इसके ऊपर मैं चाहूंगा जरा तबसरा कीजिए मुख्तसरन। जी देखिए बात यह है कि अभी जब ये पीएसएल जब शुरू होने से पहले जब ड्राफ्टिंग हो रही थी ना, जी जी, तो एक चीज सामने ये आई थी कि जो है नदीम उमर साहब ने बताया था कि जो ना सरफराज ने ये कहा है कि अगर बाबर आजम आ जाता है हमारे मतलब ये कोई जो प्लेयर वो फिक्स नहीं हो सकी तो फिर वो कप्तानी करेगा, मैं उसके अंडर में खेलने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल ठीक है। बात हुई थी, लेकिन चूंकि अच्छा देखिए शुरू के अगर आप देखते हैं 3-4 पीएसएल के अंदर तो कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है ना बड़ी फेवरेट रही है। जी और हर उसके अंदर आपने देखा होगा 2019 के अंदर चैंपियन भी बने वो। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद से जो 3-4 साल है तो ये डिक्लाइन की तरफ है। पिछले साल भी जो है ये बल्कि 2 साल से ये जो है प्ले ऑफ के अंदर भी जो है ना वो नहीं आ रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि अब चूंकि अब ये आधा जो है ना वो हो गया है पीएसएल, तो अब आधा पीएसएल जो है ना उनका बाकी है और 5 में 4 मैच वो हार चुके हैं। तो अब जो आने वाला पीएसएल है तो ये जो इनका जो वो क्योंकि नदीम भाई का जो स्टेटमेंट था ना वो हमें याद है, उन्होंने कहा था कि 10 साल के लिए अपना सरफराज जो है वो हमारा कप्तान है। बिल्कुल ठीक है, ये आपको भी याद होगा, हमें भी याद है। तो अब ये फैसला जो देखें ये फ्रेंचाइज यानी उनके नदीम भाई ने करना है कि आया सरफराज को अगले उसके अंदर कंटिन्यू करना है या फिर जो है ना मतलब ये कि उसको एज ए प्लेयर खिलाना है।
या ठीक है। एज ए कैप्टन चलाना, ये फैसला तो मतलब उनका अपना फैसला है ना, क्योंकि ये चॉइस जो है ना मेरे और आपके पास नहीं हो सकती। बिल्कुल अगर ठीक है। पाकिस्तान की बात हो तो हम बोल सकते हैं, जैसे हम बाबर के मुताबिक बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इख्तियार जो फ्रेंचाइज का होता है। और फिर आपको ये भी याद रखना चाहिए कि सरफराज जो है ना उनकी अपनी प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान क्रिकेट क्लब को भी वो लीड करते रहे हैं, और जो जिसको उन्होंने अपने हाथ से बनाया है, जी, तो जी। ये फैसला वो ज्यादा बेहतर करेंगे कि अब अगले सीजन के लिए उन्हें क्या करना है। बिल्कुल ठीक है, ये उनको फैसला करना। आखिरी जुमला मुनीर भाई कह दीजिए इस बयान के हवाले से। जी। देखें, सरफराज जो है इस वक्त वो बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन पे इस वजह से हैं कि आपने देखा होगा कि रिजवान जो है 12th मैन की हैसियत से गए और कप्तानी शुरू कर दी, और उसमें फिर एक प्रॉब्लम आई और बिल्कुल फिर ऐसा ही। सरफराज को ही कप्तानी देनी पड़ी। उसके अलावा इस वक्त अवामी दबाव इतना है बोर्ड के ऊपर, खुद सरफराज के ऊपर, कि भाई कप्तान जो है सरफराज को होना चाहिए, इतनी ज़्यादा फतवात हैं, दीगर बिल्कुल ठीक है। है। अब उसमें वो अपने आप को मेंटेन करने के लिए अपनी टीम उनकी अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, मान लिया, लेकिन इतनी कमजोर भी नहीं है, कमजोर भी नहीं तो है, बिल्कुल कप्तानी ठीक के साथ जो उनके मुझे नजर आ रही है कि जो बहुत हमारे एक्सपर्ट कह चुके हैं, मैं भी हल्का सा जुमला कहूंगा कि वहाँ शायद एक से ज्यादा कप्तान पैदा हो गए, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल चाहे ठीक वो है। ऑफ द फील्ड हो, लेकिन फील्ड के बाहर भी उन पे प्रेशर है कि किस अंदाज में कप्तानी करनी है। बिल्कुल ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया जी जमील भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। मुनीर कादरी, आपका बहुत शुक्रिया, दोनों मौजूद मेहमानों का कि प्रोग्राम में शामिल रहे और अच्छी गुफ्तगू हुई है मैचेस के हवाले से। आज के आने वाले मैच जो है वो कुछ देर बाद इसका आगाज़ होगा, इसके ऊपर इंशाल्लाह आगे चल के तबसरा करेंगे। लाहौर कलंदर जो कि गुज़िश्ता मैच बड़ी शानदार कामयाबी उन्होंने हासिल की है, बहुत बड़ा टोटल उन्होंने बोर्ड पे सेट किया है, इस PSL 8 का सबसे बड़ा स्कोर। और आज ये देखेंगे कि वो इस्लामाबाद के अगेंस्ट, जो कि एक बेहतरीन साइड इस पूरे सीज़न की है, उनके खिलाफ क्या हिकमत अमली बनाते हैं। इसके ऊपर इंशाल्लाह कल बात होगी। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त हमारा खत्म हो रहा है, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह ने बात।